नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में आपका एक पेपर है, दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन। इसके पूरी थ्योरी को मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पूरा जीवन परिचय है, उसे मैं संक्षेप में आपको बताऊँगा। इस टेस्ट को पढ़ लेने के बाद आप इससे संबंधित तमाम MCQs के आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म सोमवार को हुआ था 25 सितंबर 1916 में। मंडे 25 सितंबर 1916 में जन्म हुआ था। हिंदी महीने के हिसाब से देखें तो आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1973 ये है जन्म तिथि दीनदयाल उपाध्याय जी की। अब जन्म स्थान के बारे में देख लेते हैं। पंडित जी का जन्म ब्रिज क्षेत्र में हुआ था। ब्रिज क्षेत्र एक एरिया है जहाँ पे नागला चंद्रबन नाम का एक गांव है और ये जिला मथुरा में पड़ता है। ठीक है, इस जगह पर जन्म हुआ था पंडित दीनदयाल जी का और वर्तमान में इस जगह को दीनदयाल धाम मथुरा के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय जी का पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय ही था। ठीक है, और पारिवारिक नाम या निक नेम कह लें, घर का नाम दीना था। ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसे आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को तैयार कीजिएगा। ये सारे पॉइंट पर एक क्वेश्चन बन सकता है। यदि आप पिछले वर्षों के पेपर को देखें तो इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं। अगला, दीनदयाल उपाध्याय जी के परदादा जो है एक नामी ज्योतिषी थे। उनका नाम था पंडित हरिराम उपाध्याय। परदादा जी की बात इसीलिए आई है क्योंकि ये एक नामी व्यक्ति थे, एस्ट्रोलॉजर थे, वेल नोन एस्ट्रोलॉजर। इसके बाद दादाजी, इनके दादाजी का नाम था श्री राम प्रसाद। इनके नाना जी का नाम था चुन्नीलाल शुक्ला। ये सारी जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि इन सभी लोगों का आगे आप देखेंगे उनके जीवन में रोल रहा है। माता जी का नाम श्रीमती राम प्यारी और ये घरेलू महिला थीं और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं, एक रिलीजियस माइंडेड लेडी थीं। इनके पिताजी का नाम था श्री भगवती प्रसाद और पिताजी जो है जलेसर नाम की जगह पर सहायक स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर काम करते थे। इनका एक छोटा भाई भी था जो इनसे 2 साल छोटा था और उनका नाम था शिवदयाल। घर का नाम शिबू था। हालांकि ये बहुत ही कम उम्र में गुजर गए। दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु की बात यदि करें तो 11 फरवरी 1968 में इनकी मृत्यु हुई, 11 फरवरी 1968, और मुगल सराय नाम की जगह पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तो हो गया इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। आगे देखते हैं इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई। बाल्यकाल के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो दीनदयाल जी का बचपन एक साधारण उत्तर भारतीय निम्न मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में बीता, जो सनातन आस्था में विश्वास रखता था। हिंदू परिवार में हुआ, मध्यम वर्गीय परिवार था, उत्तर भारत का परिवार था और सनातन आस्था में विश्वास रखता था। ये 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पंडित हरिराम यानी कि दीनदयाल जी के परदादा जी जो थे, उनके परिवार में अभी संयुक्त परिवार प्रथा जारी थी, यानी कि यह एक बड़ा परिवार था जिसमें महिलाएं आमतौर पे घरेलू काम के बंटवारे को लेकर हर समय झगड़ती रहती थीं। बड़े संयुक्त परिवार में पुराने ज़माने में अक्सर जो है काम के बंटवारे को लेकर महिलाओं के बीच में तनातनी होती ही रहती थी। ऐसी ही स्थिति दीनदयाल जी के परिवार में भी थे। इसके बाद दीनदयाल जी जब 2.5 वर्ष के थे तब उनके पिता भगवती प्रसाद ने दीना, शिबू और रामप्यारी यानी दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके छोटे भाई और उनकी माता जी को, इन तीनों लोगों को भेज दिया राजस्थान के धनकिया गांव में। ठीक है, इस गांव में रामप्यारी के पिताजी यानी दीनदयाल जी के नाना जी, चुन्नीलाल शुक्ला नाम था उनका, वो स्टेशन मास्टर के पद पर कार्य करते थे। तो काम करते थे वो राजस्थान में, लेकिन चुन्नीलाल जी का गांव यानी रामप्यारी का ननिहाल नहीं होगा, मायका होगा। रामप्यारी का मायका और दीनदयाल जी का ननिहाल आगरा ज़िले में था। ठीक है ना, आगरा ज़िले में फतेहपुर सीकरी नाम की एक जगह है, उसी में एक गांव है गुड़ की मंडई।
वहाँ के थे चुन्नीलाल जी, यानी कि दीनदयाल जी के नाना जी। रहने वाले वो थे आगरा जिले के, लेकिन उनकी पोस्टिंग थी राजस्थान के धनतिया गांव में। स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे वो काम करते थे। तो 2.5 वर्ष की उम्र में दीनदयाल जी अपने नाना के यहाँ चले गए, जहाँ पे नाना काम करते थे राजस्थान में। इसके बाद 2.5 साल की उम्र में मथुरा से अपनी पैतृक जड़ों से अलग हुए दीनदयाल जी वहाँ कभी नहीं लौटे। ठीक है, उनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा सब उनके नाना के घर में ही हुआ, और वहाँ पे अत्यधिक पीड़ा और अभाव की परिस्थितियाँ थीं। अगला देखिए, दीनदयाल जी को बचपन में अपने करीबियों की मृत्यु का सामना करना पड़ा, यानी उनके परिवार में उनके कई सारे करीबी लोग कम उम्र में ही गुजर गए जब दीनदयाल जी काफ़ी छोटे थे। देखिए, सबसे पहले जब वे 3 वर्ष के थे या 3 वर्ष से भी कम के थे, तब उनके पिताजी भगवती प्रसाद का निधन हो गया। इसके बाद कुछ वर्ष और बीते। दीनदयाल जब 7 वर्ष के हुए और उनके छोटे भाई उनसे 2 साल छोटे थे, यानी 5 वर्ष के थे, तभी उनकी माता रामप्यारी जी का भी निधन हो गया, और ये हुआ तपेदिक नाम की बीमारी के कारण। इसके बाद वो उनके नाना जी के देखभाल में ही दीनदयाल जी रह गए, क्योंकि माता पिता दोनों की डेथ हो गई। रामप्यारी की मृत्यु के 2 साल बाद उनके पिता मतलब रामप्यारी के पिता, यानी कि दीनदयाल जी के नाना जी जो चुन्नीलाल जी थे, वो भी सितंबर 1926 में निधन हो गया, और उस समय दीनदयाल जी लगभग 10 वर्ष के थे, 10वें वर्ष में थे। यानी 3 साल की उम्र में पिता गुजर गए, 7 साल की उम्र में माता जी गुजर गईं, और 10 साल की उम्र के आसपास में उनके नाना जी भी गुजर गए। तो 10 साल की एज आते आते उन्होंने अपने 3 मुख्य करीबियों को खो दिया। इसके बाद दीनदयाल जी अपने मामा के साथ रहने लगे, और दीनदयाल जी की चाची जो हैं, उन दोनों भाइयों के भावनाओं के प्रति संवेदनशील थीं, यानी अच्छे स्वभाव की थीं, और उन्होंने इन दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला। ये तो बचपन की बात हो गई। अब बात आती है शिक्षा दीक्षा की, यानी एजुकेशन की। परिस्थितियां ऐसी थीं कि दीनदयाल जी के 9 वर्ष की आयु तक उनकी नियमित स्कूली शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने अपनी शिक्षा 1925 में चालू की, जब वो अपने मामा राधा रमण के साथ गंगापुर में रहने आए। ठीक है, नाना के यहाँ से वो 1925 में अपने मामा के साथ गंगापुर आ गए। राधा रमण उनके मामा का नाम था। तब उनकी स्कूली शिक्षा चालू हुई 1925 में। जब उनके मामा राधा रमण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तब दीनदयाल जी मात्र कक्षा 2 के छात्र थे, और उनकी देखभाल और इलाज के लिए दीनदयाल जी उनके साथ आगरा चले गए। राधा रमण जी दीनदयाल जी की परीक्षा के कुछ दिन पहले ही आगरा से वापस गंगापुर लौट आए। हालांकि कक्षा में प्रथम स्थान पर रहे दीनदयाल जी, यानी मामा के बीमार होने की वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई और उनको गंगापुर छोड़कर आगरा जाना पड़ा। लेकिन आगरा में अपने मामा का इलाज कराने के साथ ही वो पढ़ाई भी करते रहे, और बाद में एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले वो वापस आगरा से गंगापुर आए और अपना एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम में वो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पे आए। और इसी तरीके से अपने चाचा नहीं मामा होगा, अपने मामा की देखभाल करते हुए उन्होंने कक्षा 3 और 4 की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, यानी कि पास की। इसके बाद देखिए, आगे की पढ़ाई के लिए गंगापुर में कोई स्कूल नहीं था। कक्षा 4 के ऊपर की पढ़ाई गंगापुर में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए 12 जून 1929 को दीनदयाल जी को कोटा के स्कूल में भर्ती कराया गया। वो 3 साल तक वहाँ एक स्वावलंबी सदन में रहे, और कक्षा 5 से 7 तक की पढ़ाई उन्होंने कोटा में की। ठीक है, 5 से 7 तक की पढ़ाई कोटा में की। इसके बाद उन्हें अलवर जिले के राजगढ़ आना पड़ा। राधा रमण जी के चचेरे भाई नारायण शुक्ल वहाँ स्टेशन मास्टर थे, और 2 वर्ष तक दीनदयाल जी उनके पास रहे, और यहाँ पे इन्होंने 8वीं कक्षा की पढ़ाई की, और अंक गणित में उनकी असाधारण प्रतिभा का पता चला 8वीं की कक्षा की पढ़ाई के दौरान। इसके बाद जब उनके चाचा का स्थानांतरण
वहाँ से हो गया और उन्हें सीकर में स्थानांतरित कर दिया गया, तो दीनदयाल जी भी सीकर आ गए। सीकर से ही दीनदयाल जी ने मैट्रिक किया यानी हाई स्कूल किया। वह बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे। सीकर के तत्कालीन शासक महाराज कल्याण सिंह ने उनकी योग्यता के सम्मान में उन्हें एक स्वर्ण पदक दिया और 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की और साथ ही उनकी पुस्तकों के लिए 250 रुपये प्रदान किए। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। महाराजा कल्याण सिंह ने एक स्वर्ण पदक दिया, 10 रुपये महीने की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी और पुस्तकों के लिए 250 रुपये प्रदान किए। तो हाई स्कूल के बाद वो पिलानी गए। पिलानी उन दिनों उच्च शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था और इसलिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए 1936 में दीनदयाल जी पिलानी आ गए। उन्होंने 1937 में फिर से बोर्ड परीक्षा टॉप किया, इंटर की परीक्षा, ठीक है। और केवल पास ही नहीं किया, टॉप ही नहीं किया, बल्कि सभी विषयों में डिस्टिंक्शन भी हासिल किया। वह बिरला कॉलेज के पहले छात्र थे जिन्होंने परीक्षा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था, ठीक है ना। इंटरमीडिएट की पढ़ाई वो बिरला कॉलेज में किए, सीकर में। अब बिरला कॉलेज में अच्छे प्रदर्शन की वजह से सीकर की महाराजा की ही तरह घनश्याम दास बिरला ने भी उनकी योग्यता के सम्मान में उन्हें एक स्वर्ण पदक, पुस्तकों के लिए 10 रुपये और 250 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, उन्हें एक स्वर्ण पदक दिया, पुस्तकों के लिए 250 रुपये दिए, 10 रुपये नहीं 250 रुपये पुस्तकों के लिए दिए और 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति उनको प्रदान किया घनश्याम दास बिरला ने। सीकर के महाराजा कल्याण सिंह ने भी उन्हें 250 रुपये किताब के लिए दिए थे, 10 रुपये जो है छात्रवृत्ति मासिक दी थी और एक स्वर्ण पदक दिया था। और घनश्याम दास बिरला ने भी उन्हें एक स्वर्ण पदक, 250 रुपये किताबों के लिए और 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दी, दोनों ही लोगों ने दिया था। इसके बाद दीनदयाल जी 1939 में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, यानी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। इसके बाद वो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के लिए आगरा आ गए, ठीक है ना। अंग्रेजी साहित्य में पीजी की डिग्री हासिल करने के लिए वो सेंट जॉन कॉलेज आगरा में दाखिला लिए। इस दौरान वो राजामंडी नाम की जगह पर किराए के मकान में रहे। प्रथम वर्ष में उन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए, लेकिन अपने चचेरे भाई की बीमारी के कारण वे अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल ही नहीं हो सके। अब पीजी तो उनका कंप्लीट हुआ नहीं, तो उनके मामा ने कहा उन्हें कि प्रांतीय सेवा परीक्षा में बैठो, ठीक है ना। उनके मामा ने उन्हें प्रांतीय सेवा परीक्षा में यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठने के लिए राजी किया और उन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम को पास भी किया, उत्तीर्ण भी किया और साक्षात्कार के बाद उनका चयन भी हो गया। लेकिन उनकी रुचि प्रशासनिक सेवा में नहीं थी, इसलिए 1941 में दीनदयाल जी बीटी, जिसे आजकल बीएड के नाम से जाना जाता है, इसके लिए प्रयाग यानी इलाहाबाद चले गए। उस समय वो 25 वर्ष के थे और इसी के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने के बाद पढ़ाई के प्रति उनका प्रेम कई गुना बढ़ गया था। उनकी रुचि के विशेष क्षेत्र समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र थे, जिसके बीज उनके छात्र जीवन के दौरान ही बोए गए थे। 25 वर्ष की आयु तक दीनदयाल उपाध्याय थोड़े समय के लिए उत्तर प्रदेश में रहे, ज़्यादातर समय राजस्थान में रहे और राजस्थान के 11 अलग अलग स्थानों पर रहे थे। तो इस तरीके से यदि कहा जाए तो वो एक शाश्वत खाना बदोश बन गए थे, नोमैड बन गए थे, यानी घुमक्कर जिसे कहा जाता है। वो मतलब 25 वर्ष की आयु में ही आप 12 जगहों पर जब घूम लें तो क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ये था उनका छात्र जीवन। इसके बाद देखिए इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, आरएसएस से संपर्क और राजनीति जीवन का प्रारंभ। जब 1937 में कानपुर में वो स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय दीनदयाल जी के एक सहपाठी थे जिनका नाम था बालूजी महासब्दे। इनके माध्यम से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहा जाता है, उनके संपर्क में आए। जब वो आरएसएस में गए तो वहाँ उनकी मुलाकात
आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आरएसएस के संस्थापक कौन है। हेडगेवार छात्रावास में बाबा साहब आप्टे और दादा राव परमार्थ के साथ रहते थे। उन्होंने दीनदयाल जी को एक शाखा में बौद्धिक चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया था। इन्होंने हेडगेवार ने, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। कानपुर में सुंदर सिंह भंडारी भी उनके सहपाठियों में से एक थे और इससे उनके सार्वजनिक जीवन को प्रोत्साहन मिला। आगे देखते हैं। 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और 5 वर्षों तक स्वयंसेवक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। दीनदयाल जी ने न तो कोई नौकरी ज्वाइन की और न ही उनकी शादी हुई थी। उन्होंने शादी भी नहीं की थी। इसके बाद उन्होंने 1939 और 1942 नागपुर में ग्रीष्मावकाश के दौरान 40 दिनों का आरएसएस शिविर में भाग भी लिया। आरएसएस का तमाम शिविर चलता रहता है जहाँ कई तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो 1939 और 1942 में 2 बार उन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियों में 40 दिनों का आरएसएस का शिविर ज्वाइन किया और वहाँ पे संघ शिक्षा का प्रशिक्षण लिया। लेकिन संघ शिक्षा में बहुत सारे जो है फिजिकल वर्क भी कराए जाते हैं। दीनदयाल जी इस प्रशिक्षण को नहीं कर पाए, प्रशिक्षण की कठोरता का सामना नहीं कर सके, इसलिए वो उस फील्ड में जाने की बजाय वो आरएसएस में ही अपने शैक्षणिक क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान केंद्रित किए, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे रहे। उन्होंने अपने लेखन में गद्य की बजाय पद्य का माध्यम अपनाया और यह संतुलित और तार्किक था। कहने का मतलब है वो अपनी लेखनी में उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया, बल्कि पद्य यानी जैसे चौपाई है, दोहा है, इस तरीके की चीज़ों के माध्यम को अपनाया था अपनी लेखनी में, कविता वगैरह के माध्यम को अपनाया था। अपनी शिक्षा और आरएसएस शिक्षा विंग में द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सन 1942 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ के आजीवन प्रचारक बन गए और अंत तक यही जीवन जिया। सन 1942 में वो संघ के आजीवन प्रचारक बने। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ही राजनीति में प्रवेश किया और इसके बाद आगे चलकर वो भारतीय जनसंघ के महासचिव बने और बाद में इसके अध्यक्ष भी बने। दीनदयाल उपाध्याय दिसंबर 1951 में, ये डेट याद रखिएगा, भारतीय जनसंघ के पहले कानपुर अधिवेशन से लेकर दिसंबर 1967 में इसके 14वें कैबिनेट सत्र तक, यानी 16 वर्षों तक भारतीय जनसंघ के महासचिव रहे। 16 साल तक ये भारतीय जनसंघ में महासचिव के पद पे रहे, दिसंबर 1951 से लेकर दिसंबर 1967 तक, ठीक है। 1963 के उपचुनाव में जब जनसंघ के सांसद ब्रह्मजीत सिंह की मृत्यु हो गई, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की लोकसभा सीट से एक उपचुनाव भी लड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक आकर्षित नहीं करने की वजह से असफल रहे और निर्वाचित नहीं हुए। तो उन्होंने जीवन में एक ही बार चुनाव लड़ा था, उत्तर प्रदेश में जौनपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और ये उपचुनाव था, मेन चुनाव नहीं था, और इसमें वो निर्वाचित नहीं हो पाए थे। ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद दिसंबर 1967 में पार्टी के कालीकट अधिवेशन में वे जनसंघ के अध्यक्ष बने। कब बने? दिसंबर 1967 में। और वो 29 दिसंबर 1967 से 10 फरवरी 1968 यानी केवल 43 दिनों के लिए जनसंघ के अध्यक्ष के पद पर रहे, क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। उपाध्याय का प्रारंभिक कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश था और यहाँ इन्होंने कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रेरित और उत्साहित किया था। जनसंघ ने सांस्कृतिक राष्ट्र की जिस अवधारणा का प्रतिपादन किया था, उसके परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना के पहले ही वर्ष कई सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना भी हुई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जनसंघ का अवधारणा क्या था? सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा जनसंघ ने अपनाई थी।
दीनदयाल जी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आगे रहे। उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सामाजिक चिंतक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिक, लेखक, पत्रकार, वक्ता, संगठनकर्ता, कई तरीके के स्वभाव थे। अलग अलग फील्ड में इन्होंने काम किया। एक चिंतक के रूप में भी थे, ये अर्थशास्त्री भी थे, शिक्षाविद भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे और अच्छे वक्ता भी थे और संगठनकर्ता भी थे। पंडित जी के व्यक्तित्व में एक मिशनरी उत्साह वाला पत्रकार झलकता था, व्यावसायिक सोच वाला पत्रकार नहीं। ठीक है ना। यानी ये सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए पत्रकारिता पर फोकस करते थे, उससे संबंधित बातों को लिखते थे। पैसे कमाने के उद्देश्य से पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं आए थे। तो पत्रकारिता में इन्होंने क्या क्या काम किए? सबसे पहले 1940 के दशक में लखनऊ से एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था राष्ट्रधर्म, और ये मासिक पत्रिका थी। राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका थी, लखनऊ से प्रकाशित हुई और 1940 के दशक में प्रकाशित हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और यह प्रकाशन राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रसार के लिए किया गया था। हालांकि इस प्रकाशन में किसी भी अंक में दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम संपादक के रूप में नहीं छपा था, लेकिन इस पत्रिका में बहुत सारे आर्टिकल दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखे थे। बाद में पांचजन्य एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इनमें भी दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत सारे लेख लिखे। इसके अलावा स्वदेश नाम की एक दैनिक पत्रिका थी, न्यूज़पेपर था, ये भी प्रकाशित होने लगा और इसमें भी दीनदयाल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दीनदयाल जी का मंत्र था कि समाचार को विकृत ना करें, डोंट डिस्टॉर्ट द न्यूज। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी भारत के स्वतंत्रता को उसकी संस्कृति पर आधारित करना चाहते थे, इसलिए वह इस संबंध में किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत धारणा को आंख मूंद कर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि जो आम धारणा थी, जो लोगों द्वारा स्वीकार की जाती थी विश्व भर में, उस धारणा को वो आंख मूंद कर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता के लिए उनकी जो विचारधारा थी वो थी संस्कृति पर आधारित। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, उनकी विचारधारा किस पर आधारित थी। इसके बाद देखें उनकी कृतियाँ, साहित्य, यानी कि उन्होंने क्या क्या लिखा। तो इन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त नाम से एक पुस्तक 1946 में लिखी, जगत गुरु शंकराचार्य पर 1947 में किताब लिखी, अखंड भारत क्यों 1952 में लिखा, भारतीय अर्थनीति एवं विकास की दिशा 1958 में लिखा, दो योजनाएं, वादे प्रदर्शन और संभावनाएं 1958 में ये भी लिखा, 1960 में राष्ट्र जीवन की समस्याएं, 1966 में अवमूल्यन एक महान पतन, 1968 में पॉलिटिकल डायरी, ये सारे इनके प्रकाशन थे। इसके अलावा राष्ट्र चिंतन, एकात्म मानववाद, राष्ट्र जीवन की दिशा जैसे भी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी। तो ये कृतियाँ बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, 2-3 प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न कृतियों पे आ सकते हैं। अब बात आती है उनके दर्शन की, फिलॉसफी की। तो उनकी फिलॉसफी थी एकात्म मानववाद, इस पर भी प्रश्न आया हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी क्या थी? एकात्म मानववाद। एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में उपाध्याय जी द्वारा तैयार की गई अवधारणाओं का एक समूह था। ठीक है ना। राजनीतिक कार्यक्रम बनाते वक्त उपाध्याय जी की जो अवधारणाएं थी, जो कॉन्सेप्ट था, उनका जो मनोभाव था, उसके समूह को एकात्म मानववाद का नाम दिया गया और 1965 में जनसंघ के आधिकारिक सिद्धांत के रूप में इसे अपनाया भी गया। बढ़ते हैं आगे। एक महान युग का अंत। अब देखिए, 10 फरवरी को उपाध्याय जी लखनऊ में थे। 10 फरवरी 1968 की बात हो रही है। ठीक है ना, 1968 की बात हो रही है। 10 फरवरी को उपाध्याय जी लखनऊ में थे। सुबह संगठन के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा
कि 11 तारीख को पटना में जनसंघ कार्य समिति की बैठक में उपस्थित उनको रहना चाहिए। उपाध्याय जी ने पटना जाने का कार्यक्रम तय कर लिया। उसके अनुसार उन्होंने पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन में प्रथम श्रेणी के लिए टिकट खरीदा। ट्रेन 7 बजे लखनऊ से रवाना हुई। यूपी के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता और जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पीताम्बर दास उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक आए थे। ट्रेन 7 बजे लखनऊ से चली। आधी रात के आसपास वो जौनपुर पहुंची। जौनपुर में आधी रात को वहाँ के जो महाराजा थे उनके निजी सचिव कन्हैया लाल जी पंडित जी को छोड़ने जौनपुर स्टेशन आए, यानी उनसे मिलने आए, और उन्होंने शासक का एक पत्र भी उपाध्याय जी को सौंपा। इसके बाद ट्रेन सुबह 2:10 पर मुगल सराय पहुंची, लेकिन उस समय उपाध्याय जी ट्रेन में नहीं थे, विमान नहीं, ट्रेन में नहीं थे। यानी आधी रात, यानी लगभग 12 बजे के आसपास वो जौनपुर में जीवित पाए गए। वहाँ के शासक के जो निजी सचिव थे वो उनसे मिले थे, उनको एक पत्र भी सौंपा था। लेकिन 2 बजे जब मुगल सराय ट्रेन पहुंची तो उपाध्याय जी ट्रेन में थे ही नहीं। उसी बीच में उनके साथ कुछ घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी, आइए देखते हैं। सुबह लगभग 2:20 पर उनका शव मुगल सराय ट्रेन स्टेशन के बाहर प्लेटफार्म से लगभग 750 फीट की दूरी पर मिला और उनके हाथ में एक 5 रुपये का नोट था। ठीक है, यानी मुगल सराय पहुँचते पहुँचते उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई और वो मुगल सराय स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। उनका शव उससे पहले ही कहीं पर स्टेशन से लगभग 750 फीट यानी 300-400 मीटर की दूरी पर मिला। बाद में इसकी सीबीआई जांच कराई गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने, जांच टीम ने यह निर्धारित किया, यह डिसीजन पे पहुंचे वो, कि ट्रेन के मुगल सराय स्टेशन में प्रवेश करने के ठीक पहले लुटेरों ने उपाध्याय जी को कोच के बाहर ढकेल दिया था। इसके बारे में एक कहानी ये भी आती है कि लुटेरों ने ट्रेन में उपाध्याय जी के केबिन में पहुंचे और वहां पर लूटपाट की कोशिश करी। उपाध्याय जी ने उसकी शिकायत पुलिस से करने की बात कही और इसी से नाराज होकर घबराकर लुटेरों ने उनको ट्रेन के बाहर ढकेल दिया था और ट्रेन के बाहर गिरने की वजह से उपाध्याय जी की मृत्यु हो गई। अब 11 तारीख की यह घटना थी। उनके शव को जो है दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद 12 फरवरी की सुबह भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई ने भी पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी दिन यानी 12 फरवरी को ही निगम बोध घाट पर, यह बोल्ड किया हुआ है, ये याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है, लगभग 6:45 बजे अंतिम श्रद्धांजलि दी गई दीनदयाल जी को और लगभग 7:06 पर दीनदयाल जी के चचेरे भाई प्रभु दयाल शुक्ला ने उनकी पवित्र चिता को अग्नि दी और दीनदयाल जी का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। तो ये थी दीनदयाल जी की जीवन गाथा। अब वर्तमान में देख लेते हैं दीनदयाल जी को किस तरीके से सम्मान दिया जाता है। दिल्ली में एक सड़क मार्ग का नाम उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। आप जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का नाम भी उन्हीं के ऊपर रखा गया है। अगस्त 2017 में यूपी में भाजपा राज्य सरकार ने उपाध्याय जी के सम्मान में मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया। इसके अलावा दीनदयाल अनुसंधान संस्थान उपाध्याय और उनके कार्यों से संबंधित प्रश्नों का समाधान करता है। 2018 में सूरत में एक नवनिर्मित केबल स्टे ब्रिज का भी नाम उनके सम्मान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज रखा गया है। इसके अलावा 16 फरवरी 2020 को वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर खोला और उपाध्याय जी की 63 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया, जो देश भर में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा दीनदयाल जी के ऊपर उनकी स्मृति में 1978, 2015, 2016 और 2018 में स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए हैं।
इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बनाए गए कुछ संस्थान एवं योजनाएं: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय उपचार योजना। ये कुछ योजनाएं हैं जो उनके नाम पर रखी गई हैं, बनाई गई हैं। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान। ये कुछ ऐसे संस्थान हैं जिसका नामकरण पंडित दीनदयाल जी के नाम पर किया गया है। तो यहीं पे आपका वीडियो समाप्त होता है। इस पूरे मटेरियल को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक बार मटेरियल पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। पिछले वर्षों के पेपर यूट्यूब पे काफ़ी जगह पे उपलब्ध हैं, उनको देखिए। आप पाएंगे कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तक का जवाब आपको इस वीडियो में बताए गए आर्टिकल्स जो मैंने कलेक्ट किया है और एक जगह कंपाइल किया है अलग अलग सोर्सेज से सूचनाओं को उठाकर, इसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये BA BCom BSc सभी वर्ग के छात्रों के काम में आने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।